हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सेशन की शुरुआत करें। थंबनेल पर आपने टॉपिक देख लिया है और मैं बता दूं कि जो लोग ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं वो चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इस तरह के गाइडेंस को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो इसको ज़रूर देख लें। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 मेरा पता है टेलीग्राम पर। आप चाहें तो दोनों जगह मुझसे जुड़ सकते हैं। आइए देखें आज किस मुद्दे पर बात होने वाली है। यूपीएससी की तैयारी में जो पैटर्न बदल रहा है उसकी वजह से आप बहुत चिंतित हैं और इस चिंता को दूर करने का जो जिम्मेदारी है वो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि भाई बदलते पैटर्न के साथ क्या किया जाए। तो आइए देखते हैं पैटर्न के बारे में। सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न को कैसे पकड़ें। मेरा मानना है कि पैटर्न से ज्यादा आप कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, कंटेंट को फॉलो कीजिए। पैटर्न हर साल बदलते रहेगा, उसका बहुत ज्यादा दबाव मत लीजिए। आप एक पैटर्न पकड़ेंगे प्रश्नों का, अगले साल कुछ और पैटर्न आ जाएगा, एक दो साल के बाद ये चेंजेस होते रहेगा, क्योंकि ये ट्रेंड दिख रहा है यूपीएससी में कि पैटर्न चेंज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए और कंटेंट पर ध्यान दीजिए, ना कि आप पैटर्न पर बहुत ज्यादा दबाव में आइए। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। बदलते पैटर्न के साथ कैसे पास करेंगे प्रीलिम्स। देखिए, आप कर रहे हैं नेट प्रैक्टिस और खेलना है आपको मैच। मैच की तैयारी में आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। जब मैच खेलने जाएंगे तो गेंद कैसी आएगी इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही गेंद आप यहां नहीं खेल सकते। इसका मतलब यह है कि नेट प्रैक्टिस में आप अपने बेसिक पर ध्यान दीजिए। किस तरह के शॉट्स, किस तरह की गेंद पर खेलना है। बाउंसर आए तो क्या करना है, फुल लेंथ की बॉल आए तो क्या करना है, शॉर्ट पिच बॉल आए तो क्या करना है, और किस किस तरह के शॉट्स किन किन दिशा में खेल सकते हैं। ये बेसिक आपके पास शॉट की समझ होनी चाहिए। लेकिन जब आप वहां जाएंगे, जब आप फाइनल मैच में जाएंगे, तो आप गेंद किस तरह की आएगी ये बिल्कुल तो नहीं जानते। हो सकता है वहां कोई ऐसी गेंद आए जहां आपको तत्काल फैसला लेना पड़े और वो आपके नेट प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। ठीक इसी तरीके से एग्जामिनेशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन में आप एक तरह से नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। जो पैटर्न आपको पता है यूपीएससी द्वारा, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है आप जब मेन एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे उस समय अचानक से कोई ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे, ऐसे पैटर्न पर पूछ लिए जाएंगे जिसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की है या जो आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। वहां आपको बहुत ही धैर्य के साथ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के बूते और अपने कंटेंट के बूते वहां पास करना है। घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो आधार है वो मजबूत है, नींव मजबूत है। तो पैटर्न चेंज होने का दबाव आप पर नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का सवाल पूछ ले, किसी भी तरीके से पूछ ले, आपके पास कंटेंट है, उससे तो सवाल बना हुआ है। तो उस पैटर्न से घबराने की कोई आवश्यकता आपको महसूस नहीं होनी चाहिए। तो बदलते पैटर्न से डर क्यों लग रहा है भाई? हर साल यूपीएससी एक दो साल में अपना पैटर्न बदल ही रहा है। उसकी वजह है कि हर इस तरह से वो क्या कर रहा है, बेसिकली हर विद्यार्थी के लिए पेपर में एक इक्वल लेवल बना रहा है, इक्वल फील्ड बना रहा है। ठीक है, तो समान स्तर पर ले आने के लिए स्वाभाविक है कि इस तरह के चेंजेस होंगे। अब किसी भी पैटर्न के हिसाब से या उस सोच के साथ एग्जाम में जाने से आपको बचना है। आपको अपने बेसिक चीजों पर ध्यान देनी है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी है, टॉपिक्स को कवर करना है, उसके डायमेंशंस को पकड़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। इस बात को दिमाग में रख के जाइए कि कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। इस साल यूपीएससी कोई और खेल कर सकता है। जैसे अचानक से हो गया भाई, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। अब कितने युग्म सही सुमेलित हैं आते ही हाथ पांव फूल गया, ऐसा तो कोई देखा ही नहीं था, सवाल ही नहीं देखा था। ठीक है, तो वहां जाकर कॉम्प्रिहेंशन में लंबा कॉम्प्रिहेंशन एक सवाल पूछ दिया। इन सब चीजों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा और मेंटल बैरियर भी हटाना पड़ेगा। तो किसी भी टॉपिक पर यदि आपकी समझ और कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी होगा, आपका जवाब हमेशा सटीक होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात ये
कि 10 नवंबर से एक बैच की शुरुआत हो चुकी है और इस बैच को हिंदी में 10 नवंबर से है, इंग्लिश में 15 नवंबर से और इंग्लिश में 17 नवंबर से, तीनों ही भाषाओं में होता है। तो 10 नवंबर से इस बार हिंदी बैच की शुरुआत हुई है शाम को 6 बजे और ये बैच 3 है, जीएस फाउंडेशन P2I का बैच 3। लेकिन जो खास बात यह है कि दीपावली के खास मौके पर इस बैच को मोस्ट अफोर्डेबल बनाया गया है और ये मात्र इस समय 22,999 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। 16 तारीख तक इसकी वैलिडिटी है, तो 16 तारीख तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें पीटी, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज हो या क्रैश कोर्स हो या फिर इसके साथ एनसीईआरटी का कोर्स हो, ये सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री हैं। मेंटोरशिप हो, इवैल्यूएशन हो, ये सब कुछ सुविधाएं आपके लिए फ्री हैं। तो आप इसका अगर लाभ उठाना चाहते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी तैयारी को प्लान कर रहे हैं या आपने तय किया है कि भाई 2025 में 26 में जब भी आपको एग्जाम देना है तो आप इसका लाभ उठाइए। लाभ उठाने के लिए अमृत लाइव कोड यूज करना है आपको और अमृत लाइव कोड यूज करते उसको अप्लाई करेंगे तो 22,999 उस पर प्राइस आपको दिखाने लगेगा। ठीक है, वैलिडिटी मैंने बता दी है। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कर लीजिए या studiiq.com पर चले जाइए या फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सारे तरीके हैं। अगर आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है तो आप मुझे, या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे amrit@studiiq.com पर मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम इस पर आपका समाधान निकालेगी। और अगर किसी StudyIQ के मित्र से, आप सहयोगी से आपकी बात चल रही हो तो आप बता सकते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, वो आपका सहयोग करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ बातें और जो जाननी जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा क्या है? प्रारंभिक परीक्षा दरअसल स्क्रीनिंग है और स्क्रीनिंग को दो तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला, लाखों लोगों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करने का, या फिर इसका उल्टा। दरअसल प्रारंभिक परीक्षा लोगों को रिजेक्ट करने का प्रोसेस है, उन लोगों को अंदर लेने का जो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। और असली तो लड़ाई, असली जो कला है, कला का प्रदर्शन है, स्किल जो दिखाना है, वो तो मेंस में दिखाना है। प्रीलिम्स परीक्षा तो दरअसल लाखों लोगों में से लाखों लोगों को छांटने की प्रक्रिया है और उसमें से कुछ हजार बच्चों को फाइनली पास करा के और अंदर दाखिल कराने की प्रक्रिया है। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह है। ठीक है, लेकिन स्क्रीनिंग के बहाने यूपीएससी आप में क्या क्या चीजें और देख सकती है, ये भी तो पता होना चाहिए। भाई, स्क्रीनिंग के बहाने पीटी में बदलते पैटर्न के मतलब को समझ लीजिए। बदलता पैटर्न मतलब आप किसी भी परिस्थिति के लिए कितनी तेजी से, कितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं बिना धैर्य खोए, बिना घबराहट में। नर्वस 90 वाले तो नहीं है आप। धैर्य और आत्मविश्वास, फैसला लेने की क्षमता, ये सब कुछ आपका ठीक है, ये भी आपके बदलते पैटर्न में आपके परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा। दूसरा, जब आप किसी प्लान के साथ गए हैं, अचानक से आपको पता चला कि जिस प्लान के साथ आप गए थे वो पूरा का पूरा प्लान कोलैप्स कर गया है, एग्जामिनेशन हॉल में आपके हाथ पांव फूल गए, उसके बाद कितनी जल्दी आप तेजी से रिकवर करके वापस एग्जामिनेशन में आते हैं। तो प्लान के साथ गए हैं और प्लान पेपर देखते ध्वस्त हो जाए तो आप क्या करते हैं? इसकी भी परीक्षा पीटी में हो जाती है। अधिकतर विद्यार्थी इसका अनुभव साक्षात्कार में करते हैं, लेकिन शुरुआत इसकी पीटी से हो जाती है, ये कहना गलत नहीं होगा। साक्षात्कार में तो भाई इसी का टेस्ट ही है, पर्सनालिटी टेस्ट है, लेकिन प्रीलिम्स में भी ये आपकी पर्सनालिटी में, आपकी तैयारी के दौरान आ जाता है कि भाई एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना क्रिकेट का, कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, असली गेंद की चुनौती अलग होती है। कितना भी मॉक टेस्ट दे लीजिए, एग्जामिनेशन हॉल का स्ट्रेस मॉक टेस्ट नहीं करा सकता आपको। वो उसके इर्द गिर्द पहुंच तो जाएगा, लेकिन असली स्ट्रेस जो मैनेज करते हैं आप, वो एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं और वो बिल्कुल अलग अनुभव होता है। ठीक है, तो वहां आप क्या परफॉर्म करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न में पूछे गए स्टेटमेंट से पता चलता है कि उस टॉपिक पर आपकी समझ कितनी गहरी है, कितनी गहराई से आपने टॉपिक का अध्ययन किया है।
अगर थोड़ा आगे बढ़कर कहें तो पढ़ते पढ़ते और पीवाईक्यूज देखते हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हुए, क्या आप अंदाजा लगा पाते हैं कि ये टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं इससे किस तरह के सवाल बन सकते हैं? वो अंदाजा लग जाता है कि भाई इस तरह के सवाल, करंट का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। और हर बार नहीं, लेकिन कई बार इसका अंदाजा आपको होता है पीछे के सवालों को देखने से। तो आप अपने पास आसपास के और वैश्विक घटनाओं के प्रति कितने अवेयर हैं, उन घटनाओं के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों से आप कितने परिचित हैं, ये सब आपकी पढ़ाई का आधार होना चाहिए। क्योंकि सवाल तो इसी तरीके से बन रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में तो खास तौर पर इसी तरीके से सवाल बन रहे हैं। आप कितने अवेयर हैं, इसी की जांच की जा रही है। आप किसी घटना को कितने डायनेमिक तरीके से देखते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे मान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तो आपने किस तरीके से उसका एनालिसिस किया, उससे रिलेटेड प्रीलिम्स में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे 2023 के एग्जाम में यूक्रेन से साझा करने वाले देशों की सीमा के बारे में पूछ लिया था कि कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं और कौन कौन से देश नहीं करते हैं। तो एक पक्ष पीटी के लिहाज से ये हो गया। मेंस में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि यूक्रेन से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, लेकिन परमाणु संयंत्रों के बारे में वहां पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा में। तो परमाणु संयंत्रों के बारे में आप मुख्य परीक्षा के हिसाब से क्या एनालिसिस करते हैं, उसमें किन डायमेंशंस पर, किन आयामों पर लगातार जो आप पढ़ रहे हैं, अखबारों में एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, उस पर आपकी समझ मोटे तौर पर होनी चाहिए। और वो शॉर्ट नोट्स के जरिए एक रूस यूक्रेन टॉपिक आपके पास नोट डाउन होना चाहिए। ठीक है, जैसे नई वैश्विक मंदी की आहट, अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें इंपैक्ट आएगा, तो इंपैक्ट जहां भी आएगा सवाल वहां से बनेगा। वो इंपैक्ट इंटरनेशनल इंपैक्ट और इंडिया पर इंपैक्ट, दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह कोई स्कीम है, एनवायरमेंट को लेकर कोई पहल है पूरी दुनिया में, और भारत उस पहल का अगर हिस्सेदार है, भारत उसके लिए क्या कर रहा है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे सवाल बनने ही बनने हैं। तो इस तरह के एक टॉपिक की लिस्ट भी आप बना सकते हैं कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 50-100 टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप यकीन मानिए अगर ऐसे 100 टॉपिक्स आपने बना लिए हैं तो 7 से 8-9 क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। ठीक है, 7-8% की एक्यूरेसी उसमें रहेगी आपकी। ध्यान रखना है कि सवाल, जैसे मैंने कहा रूस यूक्रेन युद्ध से, तो भाई युद्ध से सवाल नहीं पूछेगा सीधे, लेकिन जैसे सवाल पूछ लिया यूक्रेन की सीमा से, या अगर मुख्य परीक्षा में बात करें तो इंपैक्ट से सवाल पूछेगा, और प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उन प्रभावों को, कि वैश्विक रूप से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, भारत का रुख क्या है, भारत पर क्या इंपैक्ट है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यूपीएससी हर साल प्रश्नों की प्रकृति बदलकर विद्यार्थियों को चौंका देती है, लेकिन ध्यान रखिए कितना भी पैटर्न बदले, एक बात एकदम कॉमन है कि हमेशा प्रश्न सिलेबस के इर्द गिर्द ही होता है। जो भी लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो मतलब पता नहीं कहां से सवाल पूछ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी ने गलती की है, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने पिछले 1-1.5 सालों में अखबार का कोई रुख नहीं किया है, इसलिए उसको नहीं पता कि जो पूछा गया अपरिचित सा शब्द लग रहा है, अनजाना सा शब्द लग रहा है, वो दरअसल अखबारों में रहा है और चर्चा में भी रहा है और वहीं से सवाल बनाया गया है। तो इसलिए देखेंगे आप सिलेबस के आसपास ही सवाल होगा। जैसे कोई करंट का टॉपिक है तो उससे रिलेटेड पूछा गया है स्टैटिक्स से, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक्सपेक्टेड नहीं था, वो अलग बात है, आपकी उम्मीद से परे सवाल पूछा गया, ये अलग बात है, लेकिन उसका कनेक्शन है तो सिलेबस के भीतर से ही पूछा जा रहा है, उसके इर्द गिर्द से ही पूछा जा रहा है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सिलेबस को कितने बारीकी से समझते हैं। सच्चाई यह है कि हम सिलेबस को अच्छे तरीके से नहीं समझते, सिलेबस पर ध्यान नहीं देते, पढ़ना शुरू कर देते हैं। बिना सिलेबस जाने आप आगे कैसे पढ़ सकते हैं? जिन टॉपिक्स को यूपीएससी ने स्पेशली मेंशन किया है, लोग वो भी अगर आप नहीं जानेंगे और वहां से सीधे सीधे मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा जाता है अगर, तो वो आपकी गलती है, ना कि यूपीएससी की गलती है। खास तौर पर मेंशन किया हुआ है कि ये चीजें पढ़नी है, तो सिलेबस को बारीकी से समझिए।
टॉपिक्स और उससे संबंधित सब टॉपिक्स पर आपकी अच्छी समझ विकसित हो, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और साथ साथ ही मैक्रो और माइक्रो टॉपिक्स को एक साथ कवर करते चलिए। मतलब बड़े टॉपिक्स के भीतर क्या छोटे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, माइक्रो टॉपिक्स हैं, उनको भी कवर करना है। प्रीलिम्स पास करने के लिए क्या करें? मुख्य परीक्षा के साथ ही प्रारंभिक परीक्षा के मिलते जुलते टॉपिक को साथ में ही कवर करते चलना है। ये आप बार बार पूछते हैं कि प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ाई करनी है और मेंस के लिए अलग पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है। एक ही टॉपिक में प्रीलिम्स का भी सवाल छुपा है और मेंस के लिए भी सवाल बन सकता है। सवाल है कि इसकी समझ कैसे पैदा होगी। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पीटी का भी देखना पड़ेगा और मेंस का भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेबस के किसी भी टॉपिक को अगर कवर करते हैं उसके बाद आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को जरूर हल कीजिए। स्टैटिक पोर्शन पर जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, भाई राष्ट्रपति आपने पढ़ा, राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीटी का देख लिया और मेंस के लेवल पर देख लिया कि क्या सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, यदि आपसे जवाब में गलती हो रही है तो यहां रुक कर ठहरने की जरूरत है और यह पता करने की जरूरत है कि गलती क्यों हुई है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है, गलतियां तो सबसे होती हैं, हम सारे लोग करते हैं। यूपीएससी के पिछले वर्षों के पेपर आप देखते रहिएगा तो आपकी तैयारी को निश्चित तौर पर एक ओरिएंटेशन मिलेगा, एक दिशा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सबसे बड़ी गलती हमसे होती है, हम पिछले साल के क्वेश्चंस को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, सबसे कम प्रायोरिटी में रखते हैं, सिर्फ सोचते भरे, सिलेबस नहीं देखते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते, और ये भारी गलती है। ठीक है, इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए आपको दिन, सप्ताह और महीने के हिसाब से योजना बनानी होगी, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को साथ लेकर चलती है। अब दिन, सप्ताह और महीने का मतलब क्या हुआ? पहली योजना तो होनी चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे कवर करना है, जिसको हम कहते हैं रोड मैप क्या होगा आपकी तैयारी का। ठीक है, जैसे जब आप देख रहे हैं ब्रोशर, अगर आप पढ़ेंगे, जो कोर्स के बारे में बात हो रही है, अगर आप ब्रोशर पढ़ेंगे तो उसमें रोड मैप बना हुआ है। भाई आप यहां से लेकर जनवरी तक क्या टॉपिक कवर करेंगे, जनवरी से लेकर फिर आपकी तैयारी में क्या चेंजेस आएंगे, वो पीटी ओरिएंटेड हो जाएगा। फिर वहां से आगे बढ़ेंगे तो मेंस के लिए किस तरह से ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से एक रोड मैप बना हुआ है। अगर 2025 में एग्जाम देना है तो आज से वहां तक की योजना बनानी पड़ेगी। ठीक है, कि एक दिन में क्या कवर करना है, हफ्ते भर में क्या कवर करना है और महीने का क्या है, और इसी हिसाब से रिवीजन का कार्यक्रम रखना पड़ेगा। ठीक, तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको बहुत सारे तथ्य पढ़ने हैं, याद रखने हैं, इसलिए आप उनके शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाइए। शॉर्ट नोट्स का मतलब पूरा पूरा लैंग्वेज में लिखना नहीं होता, सिर्फ कीवर्ड्स। और ध्यान रखिए, आपका नोट्स हो सकता है आपको कई बार रिकॉल ना हो रहा हो, उसमें भी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, रिकॉल नहीं होगा, इतने सारी सूचनाएं हैं, लगातार सूचनाएं बढ़ती जा रही हैं, जाहिर सी बात है ना कि नहीं रिकॉल होगा। नोट्स को बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, कम शब्दों में पूरा करने का प्रयास करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, और रिवीजन एकदम मस्ट है। रिवीजन साथ साथ करते रहना है। रिवीजन अगर छोड़ दीजिएगा तो एक समय ये पूरा जो आप पढ़ रहे हैं आपके लिए कचरे का डब्बा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ भी जब आप अपने दिमाग में सोचिएगा पूरी तरह से रिकॉल नहीं होगा, आधी अधूरी बात आएगी दिमाग में और वो एग्जामिनेशन हॉल में आपको और कंफ्यूज कर देगी। इसलिए किसी भी विषय को पढ़िए तो उस विषय को 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। और ये रिवीजन का अंतर कितना होना चाहिए, किस ड्यूरेशन कितना डिफर करना चाहिए। भाई आज हमने पढ़ा, अगर फिर मैंने उदाहरण आपको हमेशा दिया है, आज एक व्यक्ति से मिले और दोबारा अगर तुरंत मिल लिए तो उसका नाम, उसका चेहरा याद रहेगा। एक बार और मिल लेंगे, 3 बार में तो तय मानिए कि आप नाम, चेहरा और वो संदर्भ भी याद रखेंगे कि क्यों मिले थे। अगर किसी व्यक्ति से एक ही बार मिले हैं जीवन में और अचानक 1 साल बाद वो व्यक्ति सामने आ जाए तो भरपूर संभावना है कि आप उसके बारे में कुछ रिकॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। रिवीजन भी ऐसा ही है, किसी टॉपिक को अगर एक बार आपने पढ़ लिया है,
24 से 48 घंटे के भीतर अगर आपने दोबारा पढ़ लिया तो रिटेंशन बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा, और महीने भर में अगर फिर से रिवाइज कर लिया तो फिर आपको रिवीजन फिर एग्जाम के समय ही जरूरत पड़ेगी। तो इसका साइकिल बनाना होगा कि रिवीजन का एक साइकिल आपके पास टॉपिक वाइज हो। ठीक है। प्रीलिम्स पास करने के लिए क्या करें, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि मॉक टेस्ट के जरिए आप अपनी क्षमताओं और अपनी कमजोरियों दोनों का आकलन करते रहिए। मॉक टेस्ट को लेकर आपके मन में गलतफहमी अगर है उसको दूर कर लीजिए। मॉक टेस्ट आपके सिलेक्शन के चांसेस नहीं बताएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किसी संस्थान के मॉक टेस्ट को अगर कर रहे हैं, हो सकता है वो यूपीएससी के मानकों पर उतना खरा ना उतरे। क्यों? यूपीएससी में जब सवाल आप देखेंगे पीटी के लेवल पर, तो हमेशा आपको दिखेगा कि इजी, मॉडरेट और टफ 3 लेवल पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं। उसमें भी सब कैटेगरीज है। कुछ सवाल तो आपको देखते ही लगेगा कि आपको आता है, कुछ सवाल आपको लगेगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, कुछ सवाल आपको लगेगा देखते ही कि छोड़ दीजिए। ये जनरली संस्थान जो बनाते हैं उसमें थोड़ी सी कमी होती है। टफ सवाल का पूरा एक सेट बना दिया और बच्चे का रिजल्ट आया, जब मार्क्स आया तो पता चला 23 नंबर मिला है। अब क्या होगा, या तो मॉक टेस्ट छूट जाएगा या फिर यूपीएससी, दोनों नहीं छोड़ना है। मॉक टेस्ट को सिर्फ आप सॉल्व कीजिए, देखिए कहां गलत हो रहा है। टफेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की चुनौती नहीं लेनी है। यूपीएससी के पैटर्न से जिस भी संस्थान से मैच कर रहा हो उसी को कीजिए। ठीक है। यह ज्यादा जरूरी है कि कौन यूपीएससी के लेवल का सवाल बना रहा है। यूपीएससी के लेवल का सवाल बनाने का मतलब यह नहीं है कि एकदम टफ होना चाहिए, बल्कि अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, और उसी तरीके से होना चाहिए। तो कमजोर विषय को इससे आप सुधार भी सकेंगे मॉक टेस्ट के जरिए, और ज्यादा बेहतर तैयारी कर सकेंगे। आपको अपनी कमजोरी पता चल जाएगी और आपको अपनी मजबूती भी पता चल जाएगी। प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी 1-2 महीने पहले करने की गलती नहीं करनी है। देखिए पहले क्या होता था, पहले प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी लोग 15 दिन पहले भी करते थे। क्यों? क्योंकि पहले ऑप्शनल पेपर के आधार पर भी मार्क्स जुड़ते थे। ठीक है, जीएस के अलावा बहुत पहले। अब तो वो सारा ट्रेंड चेंज हो गया। लोग 15 दिन पहले अपना ऑप्शनल इतना मजबूत होता था कि आराम से तैयारी कर लेते थे, मार्क्स लेकर आते थे। और जीएस वाले पोर्शन पे जो अभी का स्ट्रक्चर है उसमें उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। कुछ मैथ्स, रीजनिंग के सवाल थे जो वही जीएस वाले पेपर में ही आ जाते थे। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। तो अब तैयारी में जिस लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें आप 1-2 महीना पहले अगर तैयारी करना चाहते हैं तो फिर दिक्कत की बात है। ये उनके लिए ठीक है जो कई बार पीटी के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं या पास कर चुके हैं। उनको अब पीटी के लिए बहुत ज्यादा तनाव नहीं है तो वो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन जो लोग पहली दूसरी बार जा रहे हैं और अभी उतनी तैयारी नहीं है और किसी ने कह दिया है कि पीटी के लिए 1-2 महीने ही देना है, तो ऐसा नहीं है। एक तो तैयारी पीटी और मेंस के साथ साथ चलती है, लेकिन सही समय पर जरूरी है कि आप सचेत हो जाएं कि पीटी ओरिएंटेड पढ़ाई करने लगे। मतलब क्या है, मेंस वाले टॉपिक्स को वहां से छोड़ना शुरू करें, और वो 1-2 महीना नहीं, कम से कम 3 से 4 महीना या 5 महीना होना चाहिए आजकल प्रीलिम्स का जो लेवल है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो प्रीलिम्स को लेकर आपको खास तौर पर ध्यान पे रखनी है। और इन सब चीजों को ध्यान पे रखते हुए आपको अभी से, अगर 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी से टेस्ट वगैरह देना शुरू कर देना है। और अभी तो क्योंकि समय है तो मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी जितना ज्यादा समेट सकें उतना ज्यादा जनवरी मिड तक समेट लीजिए। जनवरी लास्ट तक भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो जनवरी मिड से आपकी तैयारी शुरू होगी वो पीटी ओरिएंटेड तैयारी शुरू होगी। अगर आप थोड़े से कंफर्टेबल हैं, और अगर कम कंफर्टेबल हैं तो जनवरी शुरू से ही शुरू कर दीजिएगा अपने पीटी की तैयारी। ठीक है, मतलब मेंस वाले टॉपिक को पढ़ना बंद कर दीजिएगा। तो उम्मीद है इस सेशन से आपको जरूर फायदा होगा। ख्याल रखिए, नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।